हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है, तो आपका पहला टेस्ट करा दिया गया है, सेकंड टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। सेकंड टेस्ट का हम लोग सेकंड पार्ट करवा रहे हैं। हम एक टेस्ट में, एक सेट में करीब 50 क्वेश्चन रखते हैं। 50 क्वेश्चन में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपके 50 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप अंत में पाएंगे कि 1-1.5 घंटे क्लास में आपके 400 से 500 क्वेश्चन लगभग जो है तैयार हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में हमारा क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि आपसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में, वो भी यहाँ पे दूर करना, प्लस आपका क्विक रिवीजन। अब क्या है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम आपको क्विक रिवीजन की ओर ले जाएंगे, आपका जल्दी जल्दी जो है रिवीजन देख के भी हो जाए। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1956। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। ठीक है, प्रथम राजभाषा, इसका कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 344 में इसका उल्लेख है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट अध्यक्ष बने थे बीजी खेर। क्या नाम था इनका? बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 हैं। ठीक है, 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। तो इसके लिए अमेंडमेंट हुए होंगे। ठीक है, तो एक हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान को मैं ऐसे लिखूंगा, अमेंडमेंट को एक्ट ऐसे डबल ए। ठीक है, शॉर्ट चलेंगे एकदम। फिर हुआ था दूसरा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान को ऐसे लिखूंगा, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, 71वां। ठीक, ये 21वां। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? जो 22 भाषाएं बनी, चलिए आगे बताते हैं आपको। ठीक है, इसमें जो है पहले वाले में सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई? इसमें मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई। ठीक है, कोंकणी जोड़ी गई। कितनी भाषाएं इसमें जोड़ी गई? ठीक, कोंकणी जोड़ी गई। और अगर हम इसमें 92वां संविधान की बात करें तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, BDMS। क्या याद रखना? BDMS। क्या याद रखना है? BDMS या MS धोनी बैट्समैन, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, या MS धोनी विकेट कीपर। विकेट कीपर, बी से विकेट कीपर। ठीक, विकेट नहीं, विकेट कीपर। ठीक, तो बी से क्या हो जाएगा? बोडो, बोडो। डी से कौन सी भाषा हो जाएगी? डोगरी। फिर एम से कौन सी हो जाएगी? मैथिली, मैथिली। एस से कौन सी हो जाएगी? संथाली। ठीक है, कितनी संविधान में भाषाओं का उल्लेख है? कौन सा आर्टिकल है इसके तहत? इसके तहत कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 344 में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, बीजी खेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इस वर्ष शामिल किया गया। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1969 एंड ऑप्शन डी है 1992। तो इनको कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1992 में शामिल किया था। कौन से संशोधन के द्वारा? 70वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे लिखेंगे, अमेंडमेंट को ए, एक्ट को ए। ठीक, कौन से 70वें संविधान संशोधन एक्ट द्वारा 1992 में हुआ था? उसमें दिल्ली और क्या बोलते हैं, पुडुचेरी की विधानसभाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल देख लेते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी चीजें देखते हैं। हमने आपसे कहा ही था कि आपके करीब 400 से 500 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो कैसे तैयार होंगे? देखिए, अब राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति
का निर्वाचक मंडल देख लेते हैं। ठीक है, का निर्वाचक मंडल। ठीक, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन से होते हैं? सभी निर्वाचित केवल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। ओके। फिर राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली एवं पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसाएगा। विधान परिषद के निर्वाचक मंडल दे देगा और विधान परिषद भी दे देगा, और वहीं से आपको जो है ये फंसाने का प्रयास करेगा। तो आप लोग जो है अतुल सर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा कि हाँ, सर ने प्रैक्टिस कराई थी इसके लिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति के जो है थोड़े आर्टिकल देख लेते हैं, कि राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में थोड़े देख लेते हैं। अब राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका जो है ट्रिक क्या होगा, ट्रिक थोड़ा सा भी देखते चलेंगे। जहां जहां हमको ट्रिक आपको लगेगा बताने के लिए, वहां वहां बताएंगे। तो हर चीज का पहला लेटर लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? पकानी, ओका, दियो, दसम। ठीक है, चलिए। अब राष्ट्रपति का पद किसमें दिया गया है? 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। ठीक है, इसका पद एक भारत के एक राष्ट्रपति होगा। फिर इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में किसमें कहा गया? आर्टिकल 53 में कहा गया है। इसकी कार्यपालिका शक्तियां क्या होंगी? कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की गई। कार्यपालिका शक्तियां क्या होंगी? ठीक है। फिर इसके निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में इसके निर्वाचन के बारे में बात की गई। इसके निर्वाचन में कैसा होगा, है ना? निर्वाचन मंडल हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, आर्टिकल 54 में बात की गई है। ठीक है। फिर इसके कोटा की बात आर्टिकल 55 में की गई। इसका कोटा क्या होगा? ठीक है, कोटा की बात की गई है। फिर आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल की बात की गई है। इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल इसका कार्यकाल होता है। और इसमें न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अधिकतम एज इसमें डिसाइड नहीं, कितने भी अधिकतम एज तक हो सकता है, न्यूनतम 35 साल होनी चाहिए। और क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर डीओ से क्या होगा? डी से क्या होगा? इसका दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। आर्टिकल 57 में इसकी दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। जैसे कि यूएसए में क्या है कि एक राष्ट्रपति 2 बार ही राष्ट्रपति मैक्सिमम बार बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। फिर इसकी योग्यताओं की बात आर्टिकल 58 में इसकी योग्यताओं की बात की गई है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, पागल या दिवालिया ना हो, है ना? ये सारी चीजें हैं। फिर दशाएं की बात की गई है। आर्टिकल 59 में इसकी दशाओं के बारे में बात की गई है। दशाएं। फिर फिर आर्टिकल 60 में बात की गई है इसकी शर्तों के बारे में। शर्तों के बारे में। फिर आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बात की गई है। इसमें महाभियोग किस कारण लगता है? संविधान की असमर्थता पेश किया महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। इसकी क्षमादान की शक्तियां किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 72 में जो है इसके इसके क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। इसकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं स्क्रीन से बाहर हो गया हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसमें कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? राज्यसभा को कौन से जो है विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 249। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 109, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 312, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 310। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 249 हो जाएगा और 312। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का अगर गठन करना हो
अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का अगर गठन करना हो, जैसे कि आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, इन सब चीजों का गठन करना हो तो राज्यसभा कानून बना सकती है, इसका एक विशेषाधिकार है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना हो तो इसमें राज्य सूची के विषय में अगर कानून बनाना हो तो राज्यसभा की शक्तियां इसमें विशेषाधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 110 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है, धन विधेयक, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है, ठीक है। चला जाए आगे, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। पहला, वन, झील, नदी या अन्य वन जीवों की रक्षा करना। दूसरा है देश की प्रभुत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। तीसरा है राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। चौथा है मतदान करना। तो इनमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, क्या पूछ रहा है, इनमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मूल कर्तव्य आपके किस भाग में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य आपके किस भाग में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य आपके किस भाग में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य, अब इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, संविधान के किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 4 का में दिया गया है, इंग्लिश में ए लिखा रहेगा। किस देश से लिया गया है, पहले आर्टिकल देख लेते हैं, किस अनुच्छेद या आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 51 का में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है इसको, इसको यूएसएसआर या ये रूस से लिया गया है, रसिया से इसको ग्रहण किया गया है, ठीक है, रसिया से इसको ग्रहण किया गया है, ठीक। और अगर नेक्स्ट बात करें तो मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट, कितने ड्यूटी थे, 10 थे मूल संविधान में, ठीक। मूल मतलब जब इसको लाया गया था। 11वां कौन सा बना है, 11वां बना है आपका 2000, कब बना है ये, 2002 में 86, 2002 में 86 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, कि कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चला जाए आगे, बढ़ा जाए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो तो दोस्तों उद्देश्य क्वेश्चन तो करना है ही है, प्लस ये है कि आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएं, है ना। जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जामिनर बना रहा है, चाहे बीपीएससी चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे जो भी पीसीएस का हो, आरओ का हो या लेखपाल में हो, जो भी क्वेश्चन आया हुआ तो उनको मैं देख के आता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन कौन कौन से पूछा गया है, तो उनको भी मैं आपको लगे हाथे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें फायदा देखने को मिलेगा, आपको आप जब सीरीज लगाएंगे तो आपको खुद ही देखने में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बना जो हमारे देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का हनन करता है या कुछ हनन करता है, तो हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, वो उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन करता है कि हाँ ये कानून क्या हमारे देश के नागरिकों के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वही न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है। उल्लंघन करने वाले न्यायिक पुनरावलोकन कर आर्टिकल 13, आर्टिकल 223, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13 हो जाएगा, ठीक है। पहले आर्टिकल 19 के बारे में देख लेते क्या है। आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम है, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में किया गया है। पहले 7 तरह के अधिकार थे, वर्तमान में 6 तरह के अधिकार हैं। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया, ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बैक टू बैक,
चाहे वो बीपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, हर एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहीं पे एक ही जगह। ठीक है, अब हम आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्या प्रावधान करता है? ठीक है, आर्टिकल 13 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों का है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दोनों का है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है और हाई कोर्ट में भी हो सकता है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 44वां संविधान संशोधन कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में आया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल अधिकार नहीं रह गया। ये कैसा है आपका? वैधानिक अधिकार। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था ये? 19F आर्टिकल था। वर्तमान में कौन से आर्टिकल में है ये? वर्तमान में ये 300 का में है। ठीक है, 300 का में एक वैधानिक अधिकार है। कि मतलब ये है कि अगर आपकी संपत्ति का, आपकी मान लीजिए जमीन खाली करा दी जाती, तो आप अपने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? आर्टिकल 106, आर्टिकल 368, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 162। इसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 में क्या है? आर्टिकल 106 में है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन। ठीक है, क्या है आर्टिकल 106 में? संसद सदस्यों के भत्ते एवं भत्ते वगैरह जो मिलते हैं, पेंशन वगैरह मिलती है, उनमें संशोधन करना हो तो हाँ, ये साधारण बहुमत से हो सकता है। बाकी किसी में साधारण बहुमत नहीं लगेगा। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 55 में क्या है? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली की बात की गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली की बात की गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली की बात की गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रणाली की बात, निर्वाचक मंडल कैसा होगा, ये सब चीजें बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 120 में क्या, 162 में क्या कहा गया है? इसमें 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई। क्या कहा गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो एक ही ऑप्शन में आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही डिस्कस हो जाते हैं। तो 50 को 5 से भी अगर गुणा करेंगे तो आपके लगभग 250-300 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? घर आयोग 1948 में, ठीक है, जून 1948 में। ठीक है, जेवीपी समिति ये 1949 में नहीं बनी थी, जेवीपी बनी थी, ये भी 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में बनी थी। ठीक, जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, और भी से एक लोग और थे, है ना, वल्लभ भाई पटेल, इनकी समिति बनी थी, है ना। फजल अली आयोग कब बना था? 1953 में, भाषा से संबंधित था। किससे संबंधित था? भाषा आयोग से संबंधित था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1956 में बना था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? इसका तात्पर्य है क्या है? मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। इसका तात्पर्य है बजट प्रस्तावों में कटौती करना। इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नियुक्ति की आलोचना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव में क्या होगा? इसका तात्पर्य है कि सरकार की विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ये इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। देखिए, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये आयोग आपको जो है एमएसपी जो 23 फसलों 22+1 मतलब लगभग 23 फसलों के एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो एमएसपी की घोषणा यही करता है। कौन करता है? एमएसपी की घोषणा यही करता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा यही कृषि एवं लागत मूल्य आयोग करता है। इसकी स्थापना फेरवानी समिति के आधार पर की गई थी। बिल्कुल गलत है, फेरवानी समिति के आधार पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देती है। हाँ, सही बात है। केंद्र सरकार इसकी स्थितियों को मानने के लिए बाध्य है। आपको इन तीनों में से केवल 3 सत्य है, केवल एक 3 सत्य है, केवल 2 सत्य है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार इसकी स्थितियों को मानने के लिए बाध्य है, पहली चीज नहीं। ठीक है, जो यह क्या करता है, सीएसीपी जो क्या करता है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2002-3 में, 2003-4 में, 2004-5 में, 2006-7 में। आप इसको राइट आंसर आपको बताना है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004-5 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2004-5 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कि लोकायुक्त अधिनियम पास करने वाला पहला राज्य। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि लोकायुक्त अधिनियम पास करने वाला तो पहला राज्य ये होता है, उड़ीसा होता है, लेकिन लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य कौन? इसने तो अधिनियम बस पास किया गया। लोकायुक्त का प्रथम गठन किसने किया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, 1970 में लोकायुक्त अधिनियम का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पहला भारतीय राज्य उड़ीसा था। 1971 में, 1970 में लोकायुक्त अधिनियम किसने पास किया? पहला राज्य, फर्स्ट राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम पास किया, लोकायुक्त अधिनियम पास किया। ठीक है, कौन सा था ये? क्वेश्चन समझिएगा, लोकायुक्त अधिनियम बनाया है, ये बिल लेके आया है। ठीक है, कौन लेके आया है? उड़ीसा लेके आया है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1971 में, फिर 1971 में लोकायुक्त का पद, लोकायुक्त का जो है पद का सृजन किसने किया? लोकायुक्त पद का सृजन किसने किया? लोकायुक्त पद का गठन या सृजन किसने किया? लोकायुक्त गठ का पद का सृजन किसने किया? महाराष्ट्र में किया गया। बहुत बच्चे इसमें क्वेश्चन गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जान लीजिएगा कि अधिनियम पास करने की बात कर रहा है कि पद की बात कर रहा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसमें एक चीज और देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में। इसी ने जो है लोकायुक्त अधिनियम पास करने की सिफारिश करी थी। तो उड़ीसा पहला राज्य बना था जो है इसने लोकायुक्त अधिनियम पास किया था। तो राज्य स्तर पे क्या होगा? राज्य स्तर पे होगा लोक, केंद्र स्तर पर लोकपाल होगा। केंद्र स्तर पे क्या होगा? केंद्र में इसी पद को क्या बोला जाएगा? केंद्र में इसको लोकपाल बिल बोला जाएगा, लोकपाल बोला जाएगा। और राज्यों में इसको क्या बोला जाएगा? राज्यों में इसको क्या बोला जाएगा? लोकायुक्त बोला जाएगा। इसी पद को लोकायुक्त बोला जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई आप लोगों को समस्या हो तो बताइए। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ठीक है, बताना है कि विचार करें, गठन वर्ष है, उपयुक्त इसमें कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। गुजरात का 1960 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। गोवा का 1985 में हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। इसका भी गठन 1987 को ही हुआ था। मिजोरम का गठन 1987 को ही हुआ था। तो 3 राज्यों का गठन 1987 में हुआ था, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था। ठीक है, गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत बताना है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
3 वाला गलत है, केवल 3 वाला गलत है, गलत बताना है। एग्जाम में ये भी देखिए आप क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। एग्जाम में ये सब गलतियां आप पकड़िएगा, क्योंकि 1 से 2 ही नंबर रहते हैं कि लोग छट जाते हैं, बहुत सारे लोग पॉइंट से ही छटते हैं, तो 1 नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनको आप जो है बढ़िया ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, किस तरह किया जाता है? निवेशित पूंजी द्वारा, जी हाँ, कितना आपने पैसा लगाया है, कितना उसका टर्नओवर है, ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, कितना विद्युत खपत हो रही है, ये भी बात सही है ना। तो उपरोक्त सभी द्वारा जो है विद्युत के स्वरूप एवं आकार का गठन किया जाता है। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौद्रिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती है। हाँ, बात ये सही है कि हाँ, इसके माध्यम से की जाती है। तो मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ेगा, है ना? सरकार जैसे राजकोषीय नीति लाती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे टैक्सेस लेके आती है, जैसे हाउस टैक्स बढ़ा दिया या इतनी आय वालों को ला दिया टैक्स के दायरे में, तो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति का हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों ऑप्शन सही हैं, आर ए सही है। और दोनों। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इसमें 3 अध्यक्ष होते हैं, जो सरकार, 3 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं, ठीक है। चलते हैं। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मुद्रा स्फीति का अभिप्राय क्या है? मुद्रा स्फीति का अभिप्राय क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रय से है, स्थिति से है, क्रय एवं स्थिति दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो इसका क्या है? मुद्रास्फीति का अभिप्राय किससे? बढ़ी हुई कीमतों के क्रय से है। देखो, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा तो हमारी वस्तुओं की चीजें, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, यानी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। मान लीजिए हमने एक पेन पहले हम 5 रुपए का खरीदते थे, अब वही पेन हमको मिल रहा है 7 रुपए का, ठीक है। तो कितनी मूल्य की वृद्धि हुई? 2 रुपए की। तो हमारी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो कमजोर हुई। 5 रुपए में पहले हम एक पेन खरीद ले रहे थे, अब हमको 7 रुपए में वो पेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 है, ठीक है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ठीक है। परसीमन आयोग को गठन आर्टिकल 81। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति आर्टिकल 51। इसमें आपको बताना है, इसमें भी देखिए नहीं पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग हाँ और नहीं एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। परसीमन आयोग को गठन आर्टिकल 81 में नहीं दिया है, इसका गठन आर्टिकल 82 में दिया है, ठीक है। परसीमन आयोग को गठन। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो हमारे डीपीएसपी में दिया गया। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4 इसमें दिए गए हैं, भाग 4 का में दिए गए हैं, संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। कितने आर्टिकल से? 36 से 51 के बीच में इस पर डिस्कशन किया गया है। डीपीएसपी आपका कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। वह स्थिति वह स्थिति जब कच्चे माल पर वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या क्वेश्चन पढ़िए। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक, तो उसे क्या कहते हैं? फ्री पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्री पोर्ट बोलते हैं कि डच
डिजीज बोलते हैं, कि काउंटिंग ड्यूटी बोलते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68वां क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम था। हाँ, ये विश्व बैंक कहा था, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल गलत बात है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों साथ ही हुई थी। इनको क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इन चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब बताना है निम्नलिखित में से स्थापना की दृष्टि से कौन अंतिम स्थान पर है। ठीक है, पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है अग्रणी ग्रामीण बैंक योजना, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक, चौथा है नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। लीड योजना, अग्रणी बैंक योजना को क्या बोलते हैं? लीड योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड योजना। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में श्री रमन समिति के आधार पर हुई थी। ठीक है, श्री रमन समिति के आधार पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम स्थान पर पूछना था, तो हाँ, नाबार्ड अंतिम स्थान पर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए है। ठीक है, केन्स महोदय ने ये चीजें को जो है मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या बात सही है। तो केन्स महोदय का क्या कहना था? मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात कही केन्स महोदय ने। मंदी में जो है उपचार करने में क्या होता है कि हाँ, राजकोषीय नीति जो है सरकार क्या होती है, बहुत बड़े कदम सरकार उठाती है, तो हमारी जो है मौद्रिक नीति या मंदी की जो है समस्या से हमको समाधान मिलता है जल्दी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं, है ना। चलते हैं आगे। मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की कल्पना वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है सामाजिक विकास पर। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन परिवहन संचार का विकास। तीसरा ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का विकास। चौथा ऑप्शन ऑप्शन है राजनीतिक विकास। तो इसका आपको